नेहरू से शुरू होकर वाया गांधी और वाड्रा परिवार तक सिमटी कांग्रेस अब ऐसे पार्टी अध्यक्ष की तलाश कर रही है जिसका गांधी वाड्रा परिवार से कोई संबंध न हो। वैसे कांग्रेस के अध्यक्ष तो नेहरू गांधी परिवार के बाहर के लोग भी बनते रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल और प्रियंका तक आते आते ये सोच पाना लगभग नामुमकिन हो गया कि कांग्रेस का कोई ऐसा अध्यक्ष भी हो सकता है जो इस परिवार के बाहर का हो। वजह तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह सोनिया से लेकर राहुल तक में व्यक्तिगत असुरक्षा का भाव बहुत ही गहरा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी कांग्रेस को अपने परिवार के इर्द गिर्द ही सिमटा देखना चाहती हैं। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले। राहुल गांधी गैर गांधी अध्यक्ष की मांग करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब प्रियंका वाड्रा खुलकर गैर गांधी की वकालत करने लगी हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या गांधी मुक्त होकर कांग्रेस जिंदा रह पाएगी? मणिशंकर अय्यर जैसे गांधी परिवार के लोग इस बात को नामुमकिन मानते हैं। कोई गैर गांधी कांग्रेस को एकजुट रख पाएगा? ऐसा सोचने वाले गांधी परिवार के कई लोग हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में आजादी के आसपास यानी 1946-47 में महात्मा गांधी के बाद अगर किसी को देखने सुनने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ आती थी तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर के हालात दूसरे थे। आजादी से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 15 कांग्रेसियों की कमेटियों में से 12 के अध्यक्षों ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन किया था। कांग्रेस के ज्यादातर लोग नेहरू की जगह पटेल को प्रधानमंत्री भी बनते देखना चाहते थे। आजादी से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 15 कांग्रेस कमेटियों में से 12 के अध्यक्षों ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन किया था। कांग्रेस के ज्यादातर लोग नेहरू की जगह पटेल को प्रधानमंत्री भी बनते देखना चाहते थे। हालांकि कथित तौर पर महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद पटेल ने खुद को इस रेस से अलग कर लिया। इसके अलावा भी कांग्रेस में परिवारवाद का लगातार विरोध होता रहा है। आजादी के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी का दामन भी छोड़ा। हालांकि गैर नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्षों के नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस में 19 अध्यक्ष रहे। गैर नेहरू गांधी अध्यक्षों ने 7 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व किया, जिनमें से 4 में पार्टी की जीत हुई। राजीव गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस का हारने का सिलसिला चलता रहा। हालांकि सोनिया ने जरूर कुछ हद तक इस पर लगाम लगाई। 1985 में राजीव कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1989 में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। सोनिया 1998 में कांग्रेस की चीफ बनी। 1999 में कांग्रेस हारी। हालांकि 2004 और 2009 में कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन 2014 में एक बार फिर सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे तो पार्टी को सिर्फ 52 सीटों के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद यानी 1947 से लेकर अब तक 37 साल तक पार्टी की कमान नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के पास ही रही। कांग्रेस की मीडिया टीम में काम कर रहे कुछ एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अगर कांग्रेस चीफ कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति रहेगा तो इससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद हर पार्टी में है, लेकिन पार्टी चीफ के तौर पर जब परिवारवाद की बात आती है तो अंगुलियां कांग्रेस की तरफ उठती हैं। हालांकि गांधी परिवार का अध्यक्ष रहने से पार्टी में केंद्र बना रहता है, लेकिन विरोधी इसे लेकर लगातार टारगेट करते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कोई और काम करेगा जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा होगा तो उसका सीधा फायदा पार्टी को ही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की कार्य पद्धति में गांधी परिवार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। ऐसा न होने पर पार्टी टूटने का भी खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अपने पोते पार्थ पवार से पहली सियासी बाजी में शरद पवार को मात मिली। पार्थ सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की जब मांग कर रहे थे तब शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से पार्थ को अपमानित किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्थ की जीत हुई और शरद पवार को मात मिली। इस बात से आहत अब शरद पवार अपनी खीज उतारने में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पवार ने अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा, उन्हें आशा है कि इस जांच के परिणाम डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे न हों, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। शरद पवार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत जांच प्रक्रिया सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। मुझे यकीन है महाराष्ट्र सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। शरद पवार ने ये ट्वीट महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की मौत की बरसी पर किया। आज उनकी मौत को 7 साल पूरे हो गए। शरद पवार ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के केस को याद करते हुए कहा कि इस जांच का अभी तक कोई हल निकल नहीं पाया। बता दें कि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र की हत्या 20 अगस्त 2013 को कर दी गई थी। अब तक जांच पूरी न हो पाने पर उनकी बेटी मुक्ता दाभोलकर और बेटे डॉक्टर हमीद दाभोलकर ने दुख जताया। एनसीपी के नेता शरद पवार ने अपने पिछले बयान में कहा था कि यदि इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो उन्हें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस ने भी केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर किसी तरह का मतभेद नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे और उनकी मौत का सच सब जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पटना में दर्ज एफआईआर को बिल्कुल सही माना और केस की जांच को सीबीआई को सौंप दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की बिगड़ी बनाने के लिए गांधी वाड्रा परिवार से बाहर के किसी नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की जरूरत है। लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ये कहते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल की वे बात उनकी बहन प्रियंका वाड्रा को समझने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। अब प्रियंका वाड्रा ने राहुल की बात का समर्थन किया, लेकिन सोनिया गांधी की समझ में वो बात आई या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने जब गैर गांधी अध्यक्ष की बात दोहराई तो पार्टी के निलंबित नेता संजय झा ने इस पर तंज किया और कहा, मैंने भी बिल्कुल वही बात कही। ग्रैंड ओल्ड पार्टी को फिर से जीवंत करने के लिए गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की जरूरत है, लेकिन मेरा कहना पार्टी विरोधी गतिविधियां बन गया। संजय झा पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए हैं। पिछले महीने राजस्थान में सियासी संकट के दौरान सचिन पायलट का समर्थन किया गया था। उन्होंने कहा कि पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। तब उन्हें पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया था। प्रदीप चिब्बर और हर्ष शाह द्वारा लिखी गई इंडिया टुमारो किताब में यह दावा किया गया कि प्रियंका गांधी ने गांधी नेहरू परिवार से बाहर के शख्स को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की है। प्रियंका के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि गांधी नेहरू परिवार से कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और वो उनकी बात से सहमत हैं। प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने उक्त टिप्पणी पिछले साल जुलाई में अलग संदर्भ में की थी और अब देश भर के पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से पार्टी अध्यक्ष बने। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज मुद्दा मोदी शाह द्वारा भारतीय राजनीति पर शातिर हमले से टकराने और आगे बढ़कर उससे निर्भीकता से लड़ने का है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार गद्दार कहने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को चंबल के पूर्व दस्यु सम्राट मलखान सिंह ने खूब खरी खोटी सुनाई और उनके पुराने दिनों की याद दिलाकर पूछा कि जब वे टूटी झोपड़ी में रहते थे और टूटी साइकिल पर फटा झोला टांगकर गांव-गांव इंजेक्शन लगाने जाते थे तो अब इतना माल कहां से आ गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने सिंधिया को गद्दार बताया था और इसी बयान को लेकर चंबल के पूर्व दस्यु सम्राट दद्दा मलखान सिंह ने उनका नाम लिए बगैर जमकर प्रहार किया।
मलखान सिंह ने कहा कि टूटी झोपड़ी में रहने वाले फटे झोले में दवाई लेकर टूटी साइकिल से इंजेक्शन लगाने वालों के पास आज हजारों बीघा जमीन कहां से आ गई? क्या ये गद्दारी नहीं है? मलखान सिंह ने पूर्व मंत्री को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जिनके पास कुछ साधन नहीं था और जो मेरे समय में एक टूटी साइकिल लेकर 1.5 रुपए में गांव-गांव जाकर इंजेक्शन लगाते थे, आज बढ़-बढ़कर बातें कर रहे हैं। जो सिंधिया के खिलाफ बात करते हैं, बगावत करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़े-बड़े नेताओं की बात है। इसमें बड़े नेता सिंधिया जी का मुकाबला करें तो अच्छी बात है और अच्छा लगता है। मलखान सिंह ने आगे कहा कि आज दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, ये दोनों तरफ के नेता हों तो इनकी बात अलग है। उनके बीच में हमको नहीं बोलना चाहिए। अब छोटे दल के जो नेता हैं, इनकी व्यवस्थाएं सबको पता है। आज कोई गद्दार कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब बकवास है। किसी को गद्दार कहना, किसी को अच्छा बुरा कहना, ये गलत बात है। इसके बाद पूर्व दस्यु सम्राट मलखान सिंह ने पूर्व मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम्हारे पास 1 बीघा भी जमीन नहीं थी, आज हजारों बीघा जमीन पड़ी है। मैं उस वक्त बागी था, मुझे तुम्हारी औकात का पता है। एक टूटी सी झोपड़ी, टूटी सी मड़ैया, जरा सी आयुर्वेद की दवाई, झोला फटा हुआ, एक टूटी हुई साइकिल और आज हजारों बीघा जमीन अवैध घेर घेर के ट्यूबवेल लगवाए। ये गद्दारी नहीं है? बता दें कि डॉक्टर गोविंद सिंह चंबल इलाके की लाहौर विधानसभा सीट से विधायक हैं और पिछली कमलनाथ सरकार में सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। वो लाहौर विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक बने हैं। वहीं पूर्व दस्यु सम्राट मलखान सिंह कभी चंबल में खौफ का पर्याय थे। चंबल में 18 सालों तक उसके बाद शहद चली। चंबल के 6 जिलों में उसका आतंक था। 1982 में हथियार डालकर वे आध्यात्म की राह पर चल पड़े और अब सामाजिक कामों में सक्रिय हैं। सब कुछ होने के बावजूद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी रिश्ते अब तक सुधरे नहीं हैं। हालात ये हैं कि गहलोत पायलट को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। वजह ये कि भले ही अशोक गहलोत की कुर्सी बच गई, लेकिन पायलट की वापसी उनके लिए बड़ी पराजय है, क्योंकि अविनाश पांडे के साथ मिलकर पायलट को कांग्रेस से निकाल बाहर करने का रास्ता तो वे बना ही चुके थे। ताजा मामला सचिन पायलट के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने का है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आज पहली बार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन जैसे ही गहलोत को इस बात की भनक लगी कि पायलट भी वहां हैं, गहलोत ने तुरंत अपना कार्यक्रम बदल दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहा गया था कि 10:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मगर अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। उनकी जगह सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। सचिन पायलट के आने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के लिए जो पुलिस बल और पुलिस रूट लगा था, उसे हटा लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 11 बजे इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करनी थी, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम 10:30 बजे रखवाया था। मगर 10:45 पर सूचना आई कि गहलोत नहीं आएंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मिलन की आस लगाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निराशा ही हाथ लगी। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीट लेकर आए थे, मगर 2 सीट वाली बीजेपी का भी पूरा सम्मान करते थे। सचिन पायलट ने कहा कि आज बीजेपी घमंड में है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, उन्हें राजीव गांधी से राजनीति का बड़प्पन सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो तकनीक क्रांति के बल पर देश आगे बढ़ रहा है, वे राजीव गांधी की ही देन है। आगे आने वाले दिनों में देश के युवा राजीव गांधी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजीव गांधी अपने देश में सूचना क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, जिसकी बदौलत आज देश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के ऐसे चाणक्य हैं जो कभी भी कोई भी दांव खेलने से घबराते नहीं हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस भी एक ऐसा ही मामला है।
एक बार फिर सीएम नीतीश ने ये साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे उनके सियासी सोच के सामने अभी काफी नौसिखिया हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई को जांच सौंपे जाने को सीएम नीतीश भले ही सियासत से जोड़कर नहीं देखने की बात कहते हैं, लेकिन उनकी रणनीति ये साबित करती है कि इस मामले में उनकी सियासत काफी गहरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस सीबीआई को सौंपते हुए साफ कहा कि बिहार की राजधानी पटना में पिता के सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर सही है। जाहिर है इस फैसले से नीतीश सरकार का स्टैंड सही साबित हुआ और तमाम राजनीतिक सवालों पर भी एक तरह से विराम लग गया। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर बीते 2 महीने से अधिक वक्त से सियासत जारी है। ये तब और तेज हो गई जब सुशांत के पिता के सिंह ने 28 जुलाई को पटना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। इसके बाद 29 जुलाई को जब पटना पुलिस अनुसंधान के लिए मुंबई गई तो उद्धव सरकार पर आरोप लगाए कि उसने लगातार जांच में बाधा पहुंचाई है। यहां तक कि मुंबई पुलिस भी अपना कर्तव्य भूल बैठी और बिहार पुलिस का कोई सहयोग नहीं किया। कहा जाने लगा कि बिहार पुलिस ने 1 हफ्ते में इतनी तफ्तीश कर ली जिससे इस मामले का महाराष्ट्र की सियासत से कनेक्शन भी सामने आने लगा। जाहिर है मामला गर्म हो उठा है और शिवसेना की ओर से पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे फिर सीएम नीतीश कुमार को ही टारगेट किया जाने लगा। इस बीच जब बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को इस मामले की गहराई से जांच के लिए 3 अगस्त को मुंबई भेजा गया तो उन्हें बीएमसी ने क्वारंटीन कर लिया। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई तो वहीं उद्धव सरकार का इस बात पर अड़ जाना कि मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, इससे बिहार पुलिस के अधिकारियों का साख का सवाल बन गया। इसके बाद बिहार के डीजीपी पर शिवसेना सांसद संजय राउत के राजनीतिक बयान ने आग में घी का काम कर दिया। इस बीच आरोपी रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सुशांत मौत की बिहार पुलिस द्वारा जांच प्रकरण को बिहार चुनाव से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि इस मामले में एक राज्य के मुख्यमंत्री इंटरेस्ट ले रहे हैं। रिया ने अपने हलफनामे में लिखा था कि मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। पिछले कुछ समय में दूसरे अभिनेताओं ने भी आत्महत्या की, लेकिन सुशांत के केस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और इसकी वजह बिहार चुनाव है। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद एफआईआर दर्ज होने में दिलचस्पी दिखाई है। कहा गया कि ये सब शिवसेना की शह पर हो रहा है। जाहिर है कि इसके बाद तो बिहार में सियासत में भी उबाल आ ही गया और सभी राजनीतिक दल सीबीआई जांच की मांग और जोर से करने लगे। राजनीतिक विश्लेषक अशोक कुमार शर्मा कहते हैं यही वो मौका था जब सीएम नीतीश ने सहानुभूति का सियासी छक्का लगा दिया और 4 अगस्त को केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी। यही नहीं, पहले से उद्धव ठाकरे से खफा मानी जा रही केंद्र की सरकार ने भी अपना बड़ा दांव चल दिया और 5 अगस्त को सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली। जाहिर है ये सीएम नीतीश का बड़ा सियासी दांव भी है जो बिहार के जनमानस के सेंटीमेंट से सीधा जुड़ा हुआ है। ये कितना संजीदा मामला था इसका अंदाजा इस बात से ही लग जाता है कि अमूमन कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने से परहेज करने वाले सीएम नीतीश इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद सीधा सामने आ गए और हर मीडिया हाउस के साथ टेलीफोनिक बात की। इसके साथ ही फैसले को विधिसम्मत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जोर शोर से सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, इसे सत्य की जीत बताते हुए उन्होंने कहा कि अब मुझे भरोसा है कि न्याय होगा। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश में थे, लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए था कि पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए न्याय संगत बात ही होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जांच अब जब सीबीआई के हवाले कर दी है तो नीतीश ने राजनीति न करने की बात कहकर एक तरह से सियासी तीर ही चलाए हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके पीछे तर्क ये है कि आरोप लग रहे हैं उद्धव ठाकरे किसी अपने को बचाने की कोशिश में लगे हैं और इसलिए ही महाराष्ट्र बनाम बिहार की सियासत परवान चढ़ गई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में नीतीश कुमार के हाथों पवार और उद्धव की जोड़ी को करारी मात झेलनी पड़ी, क्योंकि सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसी वजह से पवार के परिवार में विवाद शुरू हुआ था। कोर्ट के फैसले के बाद पार्थ पवार ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी, उससे साफ है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच आई दरार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है और एनसीपी में टूट फूट के आसार हैं। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या अजीत पवार एक बार फिर बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं? गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, तब नाटकीय रूप से अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की पद शपथ ली, लेकिन फिर कई दिनों तक चली नाटकीय घटनाक्रम के बाद अजीत पवार की घर वापसी हो गई थी। वे फिर उद्धव सरकार में भी डिप्टी सीएम बन गए। अजीत के वापस लौट कर आने के पीछे शरद पवार के राजनीतिक रसूख और सूझबूझ को जिम्मेदार माना गया था। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है। मुंबई पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सब के बीच अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार लगातार सीबीआई जांच के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जबकि शिवसेना ने मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा जताया। सामना में संजय राउत ने एक लंबा लेख भी लिखा, जिसमें मुंबई पुलिस की जांच को लेकर तर्क दिए गए थे। शिवसेना और एनसीपी के रिश्तों को लेकर हाल में एक बार फिर और गर्मी देखी गई। तब 4 शिवसेना पार्षदों ने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। इस मामले में भी उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की थी। बीच में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जब शरद पवार ने पार्थ को डांटा था, तब अजीत खेमे के 2 नेताओं ने जाकर शरद से मुलाकात भी की थी। इन नेताओं ने मुलाकात के बाद कहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से पार्थ पवार ने ट्वीट किया है, उससे लगता है कि भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। जब से पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया है, तभी से कमलनाथ टाइप कई कांग्रेसी राम मंदिर का श्रेय राजीव गांधी को देने के लिए मचल उठे। लेकिन राजीव गांधी के पीएमओ में तैनात जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस वजाहत हबीबुल्लाह ने अपनी नई किताब माय ईयर्स विद राजीव गांधी ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी में राजीव गांधी का जिक्र करते हुए ये भी लिखा है कि विवादित परिसर में ताला खुल रहा है। ये बात राजीव गांधी को तब पता चली जब आदेश पारित हो गया। किताब के मद्देनजर दिलचस्प बात यह है कि विवादित परिसर में ऐसा कुछ होने वाला है, इसके बारे में किसी ने भी न तो राजीव गांधी से कंसल्ट किया और न ही किसी ने ऐसा कुछ होने की सूचना राजीव गांधी को दी। बात सीधी और साफ है कि वर्तमान परिदृश्य में जब राम मंदिर निर्माण का सारा क्रेडिट पीएम मोदी को दिया जा रहा है और शायद ये किताब वजाहत हबीबुल्लाह ने राजीव गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए लिखी हो, मगर इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सवालों के घेरे में ला रही हैं। खास तौर पर ऐसे समय में जब कांग्रेस का एक धड़ा ये प्रचारित करने में लगा हुआ है कि राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला न खुलवाते तो आज राम मंदिर नहीं बन रहा होता। पूर्व आईएएस वजाहत हबीबुल्लाह द्वारा लिखी गई किताब में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जैसी छवि को दर्शाया गया है। इसे लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अगर बात सोशल मीडिया की हो तो एक वर्ग वो भी है जो इन तमाम जानकारियों के बाद यही कह रहा है कि इस किताब के जरिए हबीबुल्लाह ने राजीव गांधी को अत्यधिक भोला दर्शाकर उनके प्रति अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के.एम. पांडेय ने महज एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 1986 को दाखिल की गई एक अपील पर त्वरित सुनवाई करते हुए करीब 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया था। तब उस वक्त विपक्ष ने यही आरोप लगाए थे कि ये सब राजीव गांधी के इशारों पर हुआ और इसका उद्देश्य हिंदू वोटर्स को साधना है, जो उस वक्त शाह बानो मामले को लेकर राजीव गांधी सरकार की तीखी आलोचना कर रहे थे और उन पर मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे थे। हबीबुल्लाह ने अपनी किताब में इस बिंदु को प्रमुखता से उठाया है और लिखा कि ताला खोलने का फैसला मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात को बराबर करने के लिए नहीं किया गया था, ये बस एक संयोग था। बात अगर इस किताब की हो तो इस किताब का बेस हबीबुल्लाह और राजीव गांधी के बीच का वो संवाद है जो 1986 में हुआ था। दोनों ही लोग विमान से गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे।
कहा जा सकता है कांग्रेस को खुद आके आकर इस किताब को कैश कर लेना चाहिए। क्या पता वो मुस्लिम मतदाता जो उससे नाराज चल रहे हैं छिटक कर दूर हो गए, वो वापस उसके पाले में आ जाएं। बाकी जिस तरह लेखक ने राजीव गांधी को हर प्रमुख घटना से अनजान बताया, इसका कितना फायदा बीजेपी उठाती है, इसका भी फैसला आने वाले वक्त की गर्त में छिपा है। सभी सवालों के जवाबों के लिए हमें केवल और केवल इंतजार करना है।